लास्ट लेक्चर में हम प्लाज्मोगैमी की विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। इस लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें जो चौथी विधि आती है प्लाज्मोगैमी की, वो है स्पर्मेटाइजेशन। तो स्पर्मेटाइजेशन में क्या होता है, अचल नर युग्मकों का निर्माण होता है और इन अचल नर युग्मकों को नाम दिया जाता है पिक्निडियो बीजाणु या स्पर्मेशियम। तो ये स्पर्मेटाइजेशन हमें देखने को मिलता है पक्सीनिया कवक के अंदर। अब डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, तो इसमें क्या होता है, एक फ्लास्क नुमा संरचना का निर्माण होता है और इस फ्लास्क नुमा संरचना को नाम दिया जाता है पिक्निडियम या स्पर्मोगोनियम। अब इस फ्लास्क नुमा संरचना के अंदर व्रंत नुमा संरचनाएं विकसित होती हैं और इन व्रंत नुमा संरचनाओं को कहा जाता है पिक्निडियोफोर या स्पर्मेशियोफोर। अब इन व्रंत नुमा संरचनाओं के शीर्ष पर एक एकल रूप से कुछ बीजाणु उत्पन्न होते हैं जिनको पिक्निडियो बीजाणु या पिक्निडियोस्पोर कहा जाता है और इन्हीं को ही स्पर्मेशियम कहा जाता है। और यही स्पर्मेशियम या पिक्निडियोस्पोर जो है वो अचल नर युग्मक है। अब होता क्या है, ये जो अचल नर युग्मक है या स्पर्मेशियम है, ये इस पिक्निडियम से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद फिर इसको एक ग्राही तंतु के साथ जाकर इसका संलयन हो जाता है। और जब संलयन होता है तो जो संपर्क भित्ति है वो गल जाती है और गलने से जो इस अचल नर युग्मक का केंद्रक है वो ग्राही तंतु के अंदर प्रवेश कर जाता है। ग्राही तंतु में पहले से ही एक केंद्रक होता है, तो इस तरह से दोनों केंद्रक एक साथ आ जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य संलयन या प्लाज्मोगैमी। उसके बाद अगली जो विधि है वो आती है कायिक युग्मन या सोमैटोगैमी। तो कायिक युग्मन उन कवकों में पाया जाता है जिनमें जो जननांग है वो अनुपस्थित होते हैं। तो फिर इनमें क्या होता है, जो कायिक कवक तंतु हैं उनके बीच में आपस में संपर्क होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम के अंदर ये दो कवक तंतु हैं जो कि कायिक कवक तंतु हैं और इनके बीच में संपर्क हो रहा है। संपर्क भित्ति के गलने से दोनों के दोनों केंद्रक एक ही कोशिका में आ जाते हैं। अब एक कवक तंतु को हम प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं और दूसरे कवक तंतु को माइनस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो संपर्क भित्ति गलने से दोनों केंद्रक एक ही कोशिका में आ जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कायिक युग्मन। अब ये किसमें देखने को मिलता है, तो जो बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग है इसके जो ज्यादातर कवक होते हैं या लगभग सभी जो कवक होते हैं उनमें जननांग अनुपस्थित होते हैं। अब जननांग अनुपस्थित हैं तो फिर लैंगिक जनन तो होगा, तो फिर प्लाज्मोगैमी कैसे होगी, कायिक युग्मन के द्वारा। इसके अलावा एस्कोमाइसिटीज के कुछ सदस्यों में भी कायिक युग्मन देखने को मिलता है। तो इसमें नाम आपको ध्यान में रखना है, एक तो मॉर्केल्ला का और दूसरा नाम ध्यान में रखना है आपको पेजाइजा का। तो इन दोनों में भी कायिक युग्मन देखने को मिलता है। तो ये 5 विधियां हैं जो प्लाज्मोगैमी या कोशिका द्रव्य संलयन को दर्शाती हैं। तो इस तरह से हमने लैंगिक जनन का जो पहला चरण था यानी प्लाज्मोगैमी जो था उसको पूर्ण किया है। उसके बाद दूसरा जो चरण आता है लैंगिक जनन का वो है कारियोगैमी या केंद्रक संलयन। तो केंद्रक संलयन में क्या होता है, जो डाइकार्योन बना है, अब डाइकार्योन कहां से बनता है, प्लाज्मोगैमी के द्वारा यानी कोशिका द्रव्य संलयन के द्वारा। जब दोनों के दोनों केंद्रक एक ही कोशिका में आ जाते हैं तब उस युग्म को, उन केंद्रकों के युग्म को हम बोलते हैं डाइकार्योन। अब इस डाइकार्योन के दोनों जो केंद्रक हैं वो एक दूसरे के साथ संलयित हो जाते हैं और एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण कर देते हैं। इस प्रक्रिया को कारियोगैमी कहा जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक कोशिका है डायग्राम के अंदर और इस कोशिका के अंदर एक डाइकार्योन है, 2 केंद्रक हैं, एक जोड़ा है केंद्रकों का और ये आपस में संलयन प्रदर्शित करते हैं और इनके संलयन से एक द्विगुणित केंद्रक बनता है जिसको हम संयुक्त केंद्रक के नाम से जानते हैं। अब अगर अपने बात करें निम्न कवकों की, तो निम्न कवकों में ना तो कोई समय अंतराल होता है और ना ही कोई स्थान अंतराल होता है। इसका मतलब निम्न कवकों में जो कारियोगैमी है वो प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद ही हो जाती है। जबकि अगर अपने उच्च कवकों की बात करें तो उच्च कवकों में प्लाज्मोगैमी और कारियोगैमी के बीच में 2 तरह के अंतराल पाए जाते हैं, यानी एक तो होता है समय अंतराल और दूसरा होता है स्थान अंतराल। तो अब इनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले समय अंतराल की बात करते हैं। तो समय अंतराल में होता क्या है, तो समय अंतराल में जब एक डाइकार्योन बनता है तो वो डाइकार्योन क्या करेगा, या एक डाइकैरियोटिक कोशिका जब बनती है या द्विकेंद्रकीय एक कोशिका जब बनती है तो वो कोशिका बार बार समसूत्री विभाजन करके बहुत सारी अपने जैसी कोशिकाएं बना लेती हैं। तो इस तरह से एक द्विकेंद्रकीय कोशिकाओं युक्त तंतु का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से ज्यादातर जो कोशिकाएं होती हैं तंतुओं की वो द्विकेंद्रकीय हो जाती हैं और इसी को ही बोला जाता है द्विकेंद्रक अवस्था। अब
द्विकेंद्रक अवस्था जो है केवल दो ही वर्गों में हमें देखने को मिलती है, एक तो एस्कोमाइसिटीज वर्ग में और दूसरी बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग में। जो एस्कोमाइसिटीज वर्ग है उसमें जो द्विकेंद्रक अवस्था है उसको अलग नाम से जाना जाता है और बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग की द्विकेंद्रक अवस्था को अलग नाम से जाना जाता है। तो क्या क्या नाम है वो हम लोग देखेंगे। एस्कोमाइसिटीज में हम इस द्विकेंद्रक अवस्था को बोलते हैं एस्कोजनित तंतु, जबकि जो बेसिडियोमाइसिटीज है उसमें हम द्विकेंद्रक अवस्था को बोलते हैं द्वितीयक कवक जाल। अब इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला, एस्कोजनित जो तंतु हैं ये अल्पायु होते हैं, मतलब बहुत कम समय के लिए ये जीवित रहते हैं, जैसे ही इनका कार्य पूर्ण होता है ये तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। जबकि अगर अपने द्वितीयक कवक जाल की बात करें तो ये दीर्घायु होता है, इसका मतलब ये लंबे समय तक जीवित रहता है। जिस तरह से प्राथमिक कवक जाल लंबे समय तक जीवित रहता है, उसी तरह से द्वितीयक कवक जाल भी लंबे समय तक जीवित रहता है। तो ये एक अंतर है दोनों के अंदर। दूसरा जो अंतर आता है इनमें वो आता है कि जो एस्कोजनित तंतु हैं वो परजीवी के रूप में रहते हैं। किसके ऊपर परजीवी के रूप में रहेंगे? ये जनक कवक जाल के ऊपर परजीवी के रूप में रहते हैं। इसका मतलब जो भोजन का अवशोषण है इन एस्कोजनित कवक तंतुओं के द्वारा वो जो जनक कवक जाल है उससे ही अवशोषित किया जाता है। जबकि अगर अपने बात करें द्वितीय कवक जाल की तो ये पूर्णतया स्वतंत्र होता है। किससे स्वतंत्र होता है? जनक कवक जाल से या प्राथमिक कवक जाल से। इसका मतलब ये है कि ये जो द्वितीय कवक जाल है वो खुद प्रपोषी कोशिकाओं से जो भोजन है उसको अवशोषित करता है, तो ये पूर्णतया स्वतंत्र होता है। तो ये दूसरा अंतर है एस्कोजनित तंतु और द्वितीय कवक जाल के बीच में। तो एस्कोजनित तंतु हमें देखने को मिलते हैं एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवकों के अंदर, जबकि जो द्वितीय कवक जाल है ये हमें देखने को मिलता है बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के कवकों के अंदर। अब इसको डायग्राम से देख सकते हैं। एस्कोजनित जो तंतु है इसमें एक तंतु को प्रदर्शित किया गया है, एक कवक तंतु को, जिसमें हर एक कोशिका द्विकेंद्रकीय है, तो इसको हम बोलते हैं एस्कोजनित कवक तंतु। दूसरी तरफ एक जाल प्रदर्शित किया गया है कवक तंतुओं का। हर एक कवक तंतु को अगर अपने देखें तो उसकी हर एक कोशिका द्विकेंद्रकीय है, तो इसलिए इस पूरे के पूरे कवक जाल को हम बोलते हैं द्वितीयक कवक जाल। तो ये हमने देखा कि समय अंतराल के दौरान द्विकेंद्रक अवस्था बनती है और वो कैसी दिखती है। तो एस्कोमाइसिटीज में अलग तरह से दिखेगी और बेसिडियोमाइसिटीज में अलग तरह से दिखेगी। उसके बाद हम बात करते हैं स्थान अंतराल का। जिस स्थान पर प्लाज्मोगैमी हुई है या कोशिका द्रव्य संलयन हुआ है, जो कार्योगैमी है या केंद्रक संलयन है वो उसी स्थान पर नहीं होगा बल्कि किसी दूसरे भिन्न स्थान पर होगा। इसी को ही हम बोलते हैं स्थान का अंतराल। अब ये जो कार्योगैमी है या केंद्रक संलयन है वो कहां पर होगा? अगर अपने बात करें एस्कोमाइसिटीज की, तो एस्कोमाइसिटीज में ये जो केंद्रक संलयन है ये होता है एस्कस मात्र कोशिका के अंदर, जबकि बेसिडियोमाइसिटीज की अगर अपने बात करें तो ये जो केंद्रक संलयन है ये होता है बेसिडियम मात्र कोशिका के अंदर। तो डायग्राम से इसको देख सकते हैं अपने। एस्कोमाइसिटीज में सबसे पहले बात कर रहे हैं तो ये एक एस्कोजनित कवक तंतु है जिसकी शीर्ष कोशिका जो है वो फूल जाती है और इस फूली हुई कोशिका को बोलते हैं एस्कस मात्र कोशिका। इस एस्कस मात्र कोशिका के अंदर जो डाइकार्योन है इसके दोनों के दोनों केंद्रक आपस में संलयित होते हैं और एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं संयुक्त केंद्रक। तो इस तरह से कार्योगैमी होती है एस्कोमाइसिटीज के अंदर। उसके बाद अगर अपने बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो यहाँ पे एक कवक तंतु प्रदर्शित किया गया है जो कि द्वितीयक कवक जाल का कवक तंतु है। अब इसकी हर एक कोशिका कैसी है? द्विगुणित है। तो अब इसकी जो शीर्ष कोशिका है वो फूल जाती है और इस फूली हुई कोशिका को हम लोग बोलते हैं बेसिडियम मात्र कोशिका। अब इस बेसिडियम मात्र कोशिका के अंदर जो डाइकार्योन है इसके दोनों के दोनों केंद्रक आपस में संलयित हो जाते हैं और एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं संयुक्त केंद्रक। तो इस तरह से बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के अंदर जो कार्योगैमी है या केंद्रक संलयन है वो होता है। उसके बाद लैंगिक जनन का तीसरा जो चरण है वो आता है अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें क्या होता है, जो संयुक्त केंद्रक बना है जो कि द्विकेंद्रक है, अब उसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 अगुणित केंद्रकों का निर्माण होगा जिनको हम पुत्री केंद्रकों के नाम से जानते हैं।